वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों यूपी SSSC PT 2023 के एग्जाम के लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन देख रहे थे, तो यहाँ पर हमने कुछ टॉपिक कंप्लीट किए थे। इसी से आज हमारा अंतिम टॉपिक है और नेक्स्ट टॉपिक भी कहेंगे, अंतिम टॉपिक भी कहेंगे इस वाले सब्जेक्ट का, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का आज़ाद हिंद फौज। आज हम इसको पढ़ने वाले हैं और ये हमारा लास्ट टॉपिक है। इसके साथ ही हमारा ये वाला जो सब्जेक्ट है ये कंप्लीट हो जाता है, फिर हम कुछ नेक्स्ट सब्जेक्ट का रिवीजन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं आज़ाद हिंद फौज की। तो इसका गठन किया गया 1942 में। आज़ाद हिंद फौज या फिर इसी को इंडियन नेशनल आर्मी कहा जाता है। 1942 में इसका गठन हुआ था। 1942 में ये गठित की गई थी। 28 से 30 मार्च 1942 ईस्वी को टोक्यो जापान में रह रहे भारतीय रास बिहारी बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी यानी कि आज़ाद हिंद फौज के गठन पर विचार के लिए एक सम्मेलन बुलाया। कैप्टन मोहन सिंह, रास बिहारी बोस और निरंजन सिंह गिल के सहयोग से इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया गया। तो आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि जो भारतीय या फिर आज़ाद हिंद फौज थी, इंडियन नेशनल आर्मी थी, इसके गठन से संबंधित व्यक्ति कौन कौन है। तो कैप्टन मोहन सिंह का नाम याद रखें, रास बिहारी बोस का याद रखें और निरंजन सिंह गिल का याद रखें। इन तीनों के नाम याद रखने हैं। अगला तथ्य है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सबसे पहले मोहन सिंह के मन में आया था। इसी बीच में विदेशों में रह रहे भारतीयों के लिए इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना भी की गई। इसका पहला सम्मेलन जून 1942 को बैंकॉक में हुआ था। अगला तथ्य दिया गया आज़ाद हिंद फौज की पहली डिवीजन का औपचारिक गठन 1 सितंबर 1942 को कैप्टन मोहन सिंह इसके पहले सेनापति भी बने। 4 जुलाई 1943 को 1943 को रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान दे दी सुभाष चंद्र बोस को। तो 1942 में गठित की गई। उसके लगभग एक साल बाद ये कमान चली गई सुभाष चंद्र बोस के पास। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का भी गठन किया, आज़ाद हिंद सरकार जिसको कहा गया। आज़ाद हिंद फौज का गठन 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किया गया था। इसके अलावा फौज का गठन, अब यहाँ पर आज़ाद हिंद फौज का गठन फिर से मतलब कि 4 जुलाई 1943 को अब सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किया गया। फौज का गठन सिंगापुर द्वीप पर किया गया, किंतु तब सिंगापुर द्वीप ब्रिटिश मलय का अंग था, अभी नहीं है लेकिन तब था। आज़ाद हिंद फौज दिवस 12 नवंबर 1945 को मनाया गया था, जबकि 5 नवंबर से 11 नवंबर 1945 तक आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों, जिसमें से RK सहगल, शाहनवाज, गुरुबख्श से हिंद फौज के सैनिकों एवं अधिकारियों को गिरफ्तार करके ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले में उन पर मुकदमा चलाया। इनमें 3 अभियुक्त थे, प्रेम सहगल, गुरुबख्श सिंह और शाहनवाज। इनको फांसी की सजा दी गई और राशिद अली को 7 वर्ष का कारावास दिया गया। तो इसके बचाव के लिए कांग्रेस ने आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति का गठन किया, जिसमें कौन कौन था। अब यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि ये जो समिति बनाई गई थी इसके सदस्य कौन कौन थे। इसके सदस्य थे भूलाभाई देसाई के नेतृत्व में तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू, अरुणा आशफ अली के रुख के कारण जापान के यहाँ पर ये सब सम्मिलित थे, और जवाहरलाल नेहरू ये प्रमुख वकील थे। नेहरू जी एक एडवोकेट थे, एक वकील थे, ठीक है ना, और ये समिति में भी सम्मिलित थे। तो इनका ये नाम याद रखते हैं, चारों लोगों के नाम याद रखें, इनके प्रश्न पूछ चुके हैं अलग अलग एग्जाम में। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के नाजीवाद, फाशीवाद और साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना में के पक्ष में इलाहाबाद में हुई कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में बहुमत प्राप्त किया। तो यहाँ पर अब पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में बता दिया कि इन्होंने अपनी जो ये इनकी नीतियाँ थी इसके विरोध में थे, ये नाजीवाद, फासीवाद, साम्राज्यवाद, इसके विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में इलाहाबाद में एक इन्होंने क्या किया, एक बैठक हुई थी, उसमें बहुमत इनको मिला। भूलाभाई देसाई, डॉक्टर कैलाश नाथ काटजू और पंडित जवाहरलाल नेहरू ये 1945 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में चले दिल्ली के मुकदमे की पैरवी में शामिल थे। अब ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछ चुके हैं कि ये जो लाल किले में दिल्ली का मुकदमा चला था इसमें कौन कौन से वकील शामिल थे। तो ये सभी शामिल थे, जबकि सरदार वल्लभ भाई पटेल इसमें सम्मिलित नहीं थे। अगला तथ्य दिया गया है रास बिहारी बोस के निमंत्रण पर सुभाष चंद्र बोस 13 जून 1943 को पूर्वी एशिया आए।
उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का अध्यक्ष और आईएनए का नेता बनाया गया। तो पहले तो रास बिहारी बोस ने इनको क्या किया, आज़ाद हिंद फौज की कमान दे दी 1943 में, जुलाई 1943 में। इसके पहले इन्होंने क्या किया, जून में 13 जून 1943 को पूर्वी एशिया इनको बुलाया। अब यहाँ पर इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का इनको अध्यक्ष बना दिया, साथ ही साथ आईएनए का नेता भी इनको बना दिया, जिसे लोकप्रिय रूप से आज़ाद हिंद फौज कहा गया। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में एच.सी. चटर्जी, M.A. अय्यर और लक्ष्मी स्वामीनाथन आदि इन्होंने ये सभी लोग इसमें थे, और इसमें यहाँ पर प्रसिद्ध नारा दिया गया, मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, मलाया में ये दिया गया था। तो ये आंदोलन कहाँ पर, ये जो आंदोलन एक तरीके से चल रहा था, या फिर कुछ भी कहें ये गतिविधियाँ चल रही थी, ये समय ये नारा दिया गया था। तो ये नारा सुभाष चंद्र बोस का बहुत फेमस है, अक्सर एग्जाम में पूछा गया है। तो ये नारा विदेश में दिया गया था, ठीक है, सिंगापुर में, मलाया में ये दिया गया था। अगला तथ्य है, इस अनंतिम सरकार ने, जो कि इनके द्वारा स्थापित की गई थी सिंगापुर में, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका पर युद्ध की घोषणा की और धुरी शक्तियों द्वारा मान्यता प्राप्त की। रंगरूटों को प्रशिक्षित किया गया और आईएनए के लिए धन एकत्र किया गया। रानी झांसी रेजिमेंट नाम से एक महिला रेजिमेंट का गठन भी यहाँ पर किया जाता है। तो ये पूछा जाता है कि जो महिला रेजिमेंट थी उसका नाम क्या था, तो रानी झांसी या फिर झांसी की रानी, रानी झांसी रेजिमेंट नाम ही याद रख लें, ये महिला रेजिमेंट थी। जनवरी 1944 में आईएनए मुख्यालय को रंगून में स्थानांतरित कर दिया। अब इसका जो मुख्यालय है वो बर्मा रंगून पहुंच गया, और सेना में रंगरूटों को दिल्ली चलो युद्ध के साथ नारे के साथ वहाँ से मार्च करना था, और उनके होठों पर ये नारा था, दिल्ली चलो। तो ये बर्मा से भी आप देखते हैं कि संबंधित रहे। इसके बाद अगला तथ्य है, 6 नवंबर 1943 को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जापानी सेना द्वारा आईएनए को दे दिया गया। द्वीपों का नाम बदलकर क्रमशः शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप कर दिया है। तो ये पहले द्वीप थे, अभी भी हालांकि अंडमान निकोबार द्वीप कहते हैं, लेकिन अभी कुछ समय पहले इनका नाम शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप कर दिया था हमने। 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद रेडियो में से क्या किया, गांधी जी को राष्ट्रपिता कहने वाले पहले व्यक्ति थे, और यहीं से इन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता रूप से संबोधित किया था, और उन्होंने भारत की स्वतंत्रता की अंतिम लड़ाई के लिए गांधी जी का आशीर्वाद भी मांगा था। तो ये रेडियो में सबसे पहले इनके द्वारा ये शब्द प्रयोग किया गया था। अगला तथ्य है, शाहनवाज की कमान में एक आईएनए बटालियन को जापानी सेना के साथ इंडो बर्मा मोर्चे पर जाने और इम्फाल अभियान में भाग लेने के लिए अनुमति दी गई थी। आज़ाद हिंद फौज ने बर्मा की सीमा को पार किया। 18 मार्च 1944 को भारतीय धरती पर ये आ गए। आईएनए इकाइयाँ बाद में कोहिमा और इम्फाल तक आगे बढ़ी। 14 अप्रैल को बहादुर समूह के कर्नल मलिक ने पहली बार मणिपुर के मोइरंग में क्या किया, जय हिंद और नेताजी जिंदाबाद के नारे लगाए, और यहाँ पर भारतीय मुख्य भूमि पर पहली बार आईएनए ध्वज फहराया। तो कहाँ पर ये किस तरफ से आए, मणिपुर तरफ से आए, नॉर्थ ईस्ट से आए, क्योंकि वहीं से तो बर्मा पड़ता है, वहीं बर्मा आया, फिर वहीं से आते आते ये नॉर्थ ईस्ट में आए। 3 महीने के लिए आईएनए ने मोइरंग में सैन्य प्रशासन कर्तव्यों का पालन किया, लेकिन फिर मित्र देशों की सेना ने इस क्षेत्र को फिर से प्राप्त कर लिया। आईएनए का हश्र भी जापानियों जैसा ही हुआ, और सभी ब्रिगेडों ने 18 जुलाई 1944 को अपनी वापसी शुरू कर दी। इसके बाद स्थिर जापानी वापसी ने राष्ट्र को मुक्त करने के लिए आईएनए की किसी भी उम्मीद को खारिज कर दिया। फिर 1945 के मध्य तक पीछे हटना जारी रहा। अब यहाँ पर इसके बाद क्या हुआ, ये लोग पीछे हट गए, वापस चले गए। फिर 15 अगस्त 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध में जापान का आत्मसमर्पण हो गया, और इसके साथ ही आईएनए ने भी आत्मसमर्पण कर दिया, क्योंकि इनको बल तो यहीं से मिल रहा था। फिर 18 अगस्त 1945 को कथित तौर पर ताइपान यानी ताइवे में एक हवाई दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस की रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गई। तो ये तथ्य हालांकि पूरे प्रमाण नहीं मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर कहा जाता है कि हवाई दुर्घटना में इनकी मृत्यु हुई 18 अगस्त 1945 को। तो ये थे सुभाष चंद्र बोस और उनकी आज़ाद हिंद फौज, जिसके गठन से संबंधित तथ्यों को हमने देखा। इसमें कई सारे महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे गए हैं, तो एक बार जरूर जब भी रिवीजन करें तो कुछ जो सिनॉप्सिस हैं या फिर नोट्स बना लें अपने, कुछ तथ्यों को एक ऐसे वन लाइनर के फॉर्म में लिख लें ताकि वो याद हो जाए। रिवीजन के समय में आप सिर्फ उन तथ्यों को पढ़ लें। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, मुस्कुराते रहे, पढ़ाई करते रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।